हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। और इसका पहला ही टॉपिक है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज का क्या मतलब है? बहुत बेसिक चीज़ें एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ मैं बताऊंगा। प्रोडक्शन का मतलब है किसी भी चीज़ का निर्माण करना। अक्रॉस द कंट्रीज का मतलब है एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश, अलग अलग देशों में किसी भी चीज़ का निर्माण करना। जैसे आज तो मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, बहुत फेवरेट चैप्टर है। पास्ट में भाई साहब हम बता दें आपको, हम ईआर लगाते हैं ना, ईआर का मतलब है इंजीनियर, और हम पास्ट में इंजीनियर हुआ करते थे। राइट नाउ आई एम टीचिंग, और एक कंपनी में जॉब करता था। ये वही कंपनी है जहाँ पे मैं जॉब करता था। यहाँ पे ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, शीशा बनता था बॉस, ठीक है। और ये रोबोट्स हैं, उसको उठाते थे। तो इसी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा चर्चा करूँगा, बताऊँगा आपको प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज का मतलब क्या है, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब है किसी भी चीज़ का निर्माण करना। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी, जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का नाम है सेंट गोबेन ग्लास। सेंट गोबेन ग्लास, सेंट गोबेन ग्लास क्या बना रही है भाई साहब? शीशा बना रही है, ग्लास बना रही है। तो ये हो गया प्रोडक्शन, ग्लास का प्रोडक्शन कर रही है। अक्रॉस कंट्रीज का मतलब क्या भाई साहब? ये कंट्री जो है सेंट गोबेन ग्लास मोर देन 66 प्लस कंट्रीज में फैली हुई है। तो ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में फैली हुई होती है उसको बोलते हैं बॉस एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। तो यूँ समझ लो, हमने लगभग इस मल्टीनेशनल कंपनी में 6 साल के समथिंग जॉब किया था, ठीक है। तो ये होता है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज का मतलब। टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलो अब हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन और सारी चीज़ें पढ़ते हैं क्या दे रखा है चैप्टर में। तो पहली चीज़ ये यार कंपनी, एक कंपनी जो सेंट गोबेन ग्लास है, ये कंपनी एक्चुअली फ्रांस की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की। और अब आपको देखने को मिलेगा 66 देशों में ऑपरेट कर रही है। तो ये क्या मतलब है? तो कोई भी देश जब अलग अलग देश से कनेक्ट हो जाता है, जैसे मान लो अपना प्यारा भारत है, अपना प्यारा भारत जो है भाई 50 देशों से कनेक्टेड है। ये मान लो अपना प्यारा इंडिया है, इंडिया मान लो फ्रांस से भी कनेक्ट हो गया, इंडिया यूएसए से भी कनेक्ट हो गया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भी कनेक्ट हो गया, इंडिया चाइना से भी कनेक्ट हो गया, इंडिया इजराइल से भी कनेक्ट हो गया, इंडिया रशिया से भी कनेक्ट हो गया। तो जब कोई देश दुनिया भर के देशों से कनेक्ट हो जाता है और फिर ट्रेड करने लग जाता है, बिजनेस करने लग जाता है, इन्वेस्टमेंट करने लग जाता है, तो ये चीज़ जो है ना, ये कहलाती है ग्लोबलाइजेशन। ध्यान रखना, क्या कहलाती है? ग्लोबलाइजेशन। किसी भी देश की इकोनॉमी का दुनिया की इकोनॉमी से कनेक्ट होना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन। तो आज की दुनिया कैसी है? हमारी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। तो ग्लोबलाइजेशन जब होगा, ध्यान देना, जब जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो ग्लोबलाइजेशन से क्या देखने को मिलेगा? अब मान लो इंडिया और फ्रांस के अच्छे रिश्ते हैं, इंडिया और फ्रांस के अच्छे रिश्ते हैं। फ्रांस की जैसे मैं कंपनी बता रहा था, तो इंडिया से फ्रांस लोग जो है, इंडिया की कंपनी जैसे मान लो टाटा जो है, अंबानी है, महिंद्रा है, ये कंपनियाँ यहाँ से अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं फ्रांस में। यहाँ से लोग यहाँ पे जॉब करने जा सकते हैं। इंडिया की टेक्नोलॉजी फ्रांस में जा सकती है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ सकती है, फ्रांस के लोग हमारे यहाँ पास आ सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा फ्लो देखने को मिलेगा फ्लो देखने को मिलेगा। फ्लो किसका? लोगों का फ्लो हो सकता है, टेक्नोलॉजी का फ्लो हो सकता है, नॉलेज का फ्लो हो सकता है, आइडियाज़ का फ्लो हो सकता है। बॉस फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुई थी ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने 9th में पढ़ी थी, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये आइडियाज़ स्प्रेड हुए थे। तो आज ये आइडियाज़ आपको देखने को मिलेगा। हमारा जो संविधान है, प्रियम्बल, उसका प्रियम्बल जो है, हर किताब में प्रियम्बल छपा हुआ फर्स्ट पेज में, तो प्रियम्बल में आपको लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी देखने को मिलेगी। तो मतलब आइडियाज भी एक देश से दूसरे देश में फ्लो करते हैं। कैपिटल का फ्लो देखने को मिलेगा, पैसा जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन। अंडरस्टैंड? तो इंट्रोडक्शन अब शुरू करते हैं। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। तो अभी हमने देखा था ना, इंडिया दुनिया भर से जुड़ गया। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब किसी भी देश की इकोनॉमी को, डोमेस्टिक इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी से कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अभी ग्लोबलाइजेशन किसके माध्यम से होता है? फॉरेन ट्रेड। जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं, जैसे आज की डेट में इंडिया बहुत सारे देशों से व्यापार करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि आज की दुनिया कैसी है? ग्लोबलाइज्ड है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है और इंडिया की कंपनी बाहर इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसके माध्यम से भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। और ये काम कौन निभा रहा है भाई साहब? मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था सेंट गोबेन ग्लास। सेंट गोबेन ग्लास कैसी कंपनी है? मल्टीनेशनल कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंट गोबेन लिखा हुआ है, ठीक है। सेंट गोबेन ग्लास कैसी कंपनी है? एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती हैं? ये ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ा रही हैं, राइट। इन रिसेंट ईयर्स मार्केट इन इंडिया हैव ट्रांसफॉर्म ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। पिछले कुछ सालों में आपको देखने को मिलेगा ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया का मार्केट जबरदस्त तरीके से बदल चुका है। बहुत सारी लाखों कंपनियां इंडिया में आ चुकी हैं। अब जब सोचो यार, इंडिया में लाखों कंपनी आएंगी तो इंडिया को क्या फायदा होगा? जॉब्स मिलेंगी भाई साहब, डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, पॉवर्टी
कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, मोजा ही मोजा बॉस, बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। और विदेशी कंपनियों को क्या होगा, सस्ती लेबर मिलेगी, रिसोर्सेज मिलेंगे, तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा भाई साहब, इसलिए वो यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, तो ये रहा इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज इन अर्ली फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्ड एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम कॉलोनियल कंट्रीज सच एज इंडिया एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियली डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए। देखो इसका क्या मतलब है, ये कह रहे हैं जैसे मान लो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, है ना, उस समय हम गुलाम हुआ करते थे। तो ये रहा वर्ल्ड के मैप में इंग्लैंड और ये रहा अपना प्यारा भारत। ठीक है, इंडिया किसी जमाने में कॉलोनी हुआ करता था। किसकी कॉलोनी हुआ करता था, ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, इंग्लैंड की कॉलोनी हुआ करता था। तो ये देश पावरफुल थे। तो उस समय क्या होता था, उस समय ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, उस समय ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि भाई साहब इंडिया से इंग्लैंड में जाता था रॉ मटेरियल। क्या जाता था, रॉ मटेरियल जाता था। आपने पढ़ा भी होगा, इंडिया से कॉटन जाता था, इंडिगो जाती थी ना। तो उस समय ये बेचारे गरीब देश हुआ करते थे और यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल जाता था। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुकी थी, आपको पता है। और यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट कहाँ पे आते थे, इंडिया में आते थे। नॉट ओनली इंडिया, इन यूरोपियन कंट्रीज की जितनी भी कॉलोनीज हुआ करती थी, जहां जहां पर इन्होंने शासन कर रखा था, वहां पर यही करते थे। ये इन कॉलोनीज से रॉ मटेरियल लेते थे और अपने फिनिश प्रोडक्ट को सीधा कहां पर, इन कॉलोनी में बेच देते थे, मार्केट की तरह इस्तेमाल करते थे। तो ये जो कॉलोनीज हुआ करती थी, ये रेड रेड सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जहां पे मतलब कई इन देशों का मतलब इन देशों ने गुलाम बना के रखा था हमको। ठीक है, तो ये वो देश हैं। तो आपको देखने को मिलेगा ये जो देश हैं जैसे इंडिया और डेवलप्ड कंट्री जो हैं, ये एक तो रॉ मटेरियल का सप्लायर बन जाती हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, दूसरा मार्केट बन जाती हैं इनके प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये चीज़ देखने को मिली शुरुआत में। तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब ये सिचुएशन हुआ करती थी ना। इन द अर्ली फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वही इन्वॉल्व एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम कॉलोनियल कंट्रीज, मैंने अभी बताया था इंडिया से इंग्लैंड में रॉ मटेरियल जाता था सच एज इंडिया। और ये इंपोर्ट करते थे। इंडिया क्या इंपोर्ट कर रहा है, फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स मतलब मशीनी के द्वारा जो गुड्स बने उनको हम फिनिश्ड गुड्स बोलेंगे। कहाँ से, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज। तो यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्री आ चुकी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, वहाँ से हम ये सामान मंगाते थे और यूएसए से भी मंगाते थे। मगर अब थोड़ा चेंज हो गया है। बट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी का मतलब है 1915 के बाद, ठीक है, थिंग्स बिगेन टू चेंज। आपको देखने को मिलेगा चीज़ें बदलने लग जाती हैं। क्या बदलने लग जाती हैं, 1947 में इंडिया आज़ाद हो जाता है, 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। तो अब आपको देखने को मिलेगा दुनिया भर में देश आज़ाद होने लगते हैं, अपनी अपनी कॉलोनी से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अपने अपने कॉलोनियल पावर से ना, और विदेशी ताकतें इनको छोड़ के चली जाती हैं। अब देश आज़ाद हो गए, देश आज़ाद होने लगे तो अब नया फेज स्टार्ट हो गया। अब जो है एमएनसीज जो है मल्टी नेशनल कंपनीज, ये अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अलग अलग भागों में स्प्रेड कर रही हैं। जैसे मैंने अभी इंडिया में एग्जांपल दिया, सेंट-गोबाइन ग्लास का, ऐसी इंडिया की कंपनी बाहर जा रही है, राइट। ये अब नया फेज हो गया ग्लोबलाइजेशन का। आई होप समझ में आएगा, बहुत टेक्निकल है और बिल्कुल आसानी से मैंने कोशिश की समझाने की। अब बात करते हैं एमएनसी की। एमएनसी क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी। नाम से ही पता चल रहा है यार, कई सारे देशों में काम करने वाली कंपनी या कॉर्पोरेशन, उसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। जिसमें एग्जाम्पल अपने दिमाग में सेट कर लो, सेंट-गोबाइन ग्लास, जहां पर सर ने काम किया, राइट। तो एमएनसी इज ए कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। एमएनसी वो कंपनी होती है जिसका प्रोडक्शन एक या एक से ज्यादा देशों में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमएनसी कंपनी। जैसे सेंट-गोबाइन का कितने में बताया था मैंने, 66 कंट्रीज में काम कर रही है भाई साहब, है ना। एमएनसी सेटअप ऑफिस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन एरियाज वेयर लेबर एंड अदर रिसोर्सेज आर चीप। ये एमएनसी क्या करती है, वहां पर अपनी फैक्ट्री लगाती है जहां पर लेबर सस्ती हो और जहां पर रिसोर्सेस आसानी से मिल जाएं, सस्ते हों। दिस इज डन टू कीप प्रोडक्शन कॉस्ट लो। और सिंपल है यार, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि उन ऐसा करेंगे तो उनको जो माल बनाने का खर्चा आ रहा है वो कम आएगा और इससे कंपनियां जो हैं प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकती हैं, इसलिए ऐसा करती हैं। अदरवाइज कोई क्यों जाएगा भाई अपने देश को छोड़कर, प्रॉफिट कमाने के लिए करती हैं। सस्ता मिलता है उनको यहाँ पे रॉ मटेरियल, सस्ती मिलती है यहाँ पे लेबर, सस्ते मिलते हैं यहाँ पे इंजीनियर्स, राइट। एमएनसी लोकेट नियर मार्केट्स। और कोई भी कंपनी हो यार, हमेशा मार्केट के पास ही लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि डिमांड है, वहीं पर फटाफट माल पहुंच जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी। वेयर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर इज रेडली अवेलेबल एट लो रेट्स एंड वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ अदर प्रोडक्शन एलिमेंट इज इंश्योर। तो भाई एमएनसी कंपनी वहां पे लगती है जहां पे 3-4 चीजें अवेलेबल हो। नंबर 1 मार्केट के पास लगाएंगे, नंबर 2 ये कहां पे लगाएंगे, जहां पे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाए और वो भी कम रेट पर मिल जाए, है ना। और जहां पे और भी चीजें
चीज़ें, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे मिल जाए, रॉ मटेरियल वहाँ पे आसानी से मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम आसानी से मिल जाए, पानी जो है आसानी से मिल जाए, तो वहाँ पर ये एमएनसीज कंपनीज अपने प्रोडक्शन लगाती हैं। एमएनसीज में सीक गवर्नमेंट मेजर्स दैट प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, और कई बार एमएनसी सरकार से भी कहती हैं कि भाई देखो हमें यहाँ प्लांट लगाना है तो हमें कुछ फ़ायदा करो, तो ये गवर्नमेंट से भी कुछ चीज़ें मांगती हैं, राइट। एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट, स्प्रेडिंग आउट का फायदा क्या है? स्प्रेडिंग आउट के फायदे, स्प्रेडिंग आउट का मतलब जब एक कंपनी एक देश से दूसरे देश में जाती है तो इसके कई सारे फायदे होते हैं इनको, तो वही मैंने अभी जो बताया था। बाय स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एमएनसीज गेट द बेस्ट क्वालिटी रिसोर्सेज एट चीप प्राइस एंड दिस इंक्रीज देयर प्रॉफिट। देखो भाई ये प्लांट जो है ये सेंट गोवन का एक प्लांट है, प्लांट मतलब एक कंपनी है जहाँ पे मैंने काम किया था, ठीक है। तो ये एक कंपनी है, ये कंपनी राजस्थान में भिवाड़ी में भी मिल जाएगी, अलवर भिवाड़ी है ना, और ये कंपनी चेन्नई में भी मिल जाएगी, गुजरात में भी मिल जाएगी, अलग अलग इंडिया में भी कई जगह पे फैली हुई है, ठीक है। तो ये कंपनियाँ स्प्रेड कर रही है कि नहीं कर रही हैं, अलग अलग देशों में क्यों जा रही हैं? क्योंकि उनको यहाँ पे सस्ते रिसोर्स मिल जाते हैं और इनका प्रॉफिट बढ़ जाता है भाई साहब, ठीक है। और जिस देश में आ रही है उस देश को क्या फायदा होता है? जिस देश मान लो अंडर डेवलप कंट्री में आ रही है उस देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाती है, लोगों को नौकरी मिल जाती है, लोगों को नौकरी मिल जाती है तो वहाँ पे शांति बनी रहती है बॉस, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है यार? बहुत आसान है, निवेश करना। जब आप अपना पैसा, जब आप अपना डॉलर, रुपी जमीन खरीदने में, बिल्डिंग बनाने में, मशीन खरीदने में या कोई इक्विपमेंट खरीदने में लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। द मनी दैट इज स्पेंड टू बाई असेट्स, असेट है भाई है ना, ASSETS है ना, असेट है ना, एन नहीं इसमें। जब आप अपना पैसा किस में लगा रहे हो? असेट खरीदने में लगा रहे हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन और भी कोई इक्विपमेंट खरीदने में लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे जैसे एक अखबार का न्यूज़पेपर है, एक मतलब यहाँ पे कटेंगे, महिंद्रा ग्रुप टू इन्वेस्ट 40,000 करोड़ इन कर्नाटका इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। महिंद्रा ग्रुप कह रहा है हम 40,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे कर्नाटक में। तो खर्च करेंगे मतलब क्या? इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे जमीन खरीदेंगे और वहाँ पे मशीन लगाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? अब देखो अपने करें तो इन्वेस्टमेंट और बाहरी करें तो विदेशी का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे यहाँ पे देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट, आपने कंपनी सुनी होगी जिसके CEO हैं सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है USA की कंपनी है और CEO इसके CEO कौन है? सत्या नडेला, जो एक इंडियन है। इसने अनाउंस किया $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे ये इंडिया में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी इसी साल की न्यूज है, राइट। तो $3 बिलियन का मतलब क्या होता है भाई साहब? $1 बिलियन का मतलब अप्रोक्सीमेट मान लो 8500 करोड़ रुपए, 8500 करोड़ मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इतने करोड़ रुपए ये खर्च करने वाले हैं इंडिया में। खर्च मतलब इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो जब कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। डेफिनेशन क्या है? इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCs इन फॉरेन इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जैसे बोल रखा है, एक देश है कतर, कतर कह रहा है कि हम $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब 85,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। और जब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंडिया में यार कंपनी लगेंगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोगों को नौकरी लगेगी तो मौजा ही मौजा, राइट। तो ये हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको समझ में आएगा। अब ये बेसिक आपको पूरे चैप्टर में काम आएगा, राइट। जब भी MNC की बात आए तो आप याद कर लेना सेंट गोवन क्लास, ठीक है। थैंक यू।